हेलो एवरीवन। आज हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। न्यूक्लियस जो कि सेल ऑर्गेनेल्स का एक पार्ट है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेल का डिस्कवरी, सेल क्या है और सेल के ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि सेल ऑर्गेनेल्स में हम लोगों ने सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था। और आज के इस वीडियो में हम लोग सेल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है और सबसे बड़ा पार्ट न्यूक्लियस, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। न्यूक्लियस, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस का जो डिस्कवरी है वो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। और ये जो होता है जनरली सेल के सेंटर में लोकेटेड होता है। और ये जो न्यूक्लियस है, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। ये न्यूक्लियस जो होता है डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। जैसे ये डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस, और इसका जो सबसे बाहर वाला मेम्ब्रेन है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला गया है, और ये डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। यहाँ तो मैंने एक लेयर ही दिखाया, लेकिन ये डबल लेयर्ड होता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो होता है बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे न्यूक्लियर पोर्स के नाम से जाना जाता है। और ये जो न्यूक्लियस है, इसमें एक न्यूक्लियोलस होता है जो आपको दिख रहा होगा। और इस न्यूक्लियोलस में जो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म से ये भरा हुआ होता है। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमेटिन जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, वो भी इसमें मौजूद होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि इन सारे जो न्यूक्लियस के पार्ट से इनका क्या क्या काम है। ऐसे न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी बोला जाता है। न्यूक्लियस जो कि द न्यूक्लियस हैज ए डबल लेयर्ड कवरिंग, इसका जो डबल लेयर्ड कवरिंग है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन is the covering of anything and it cover the nucleus, that's why it is called nuclear membrane. और देखते हैं, the nuclear membrane has pores which allow the transfer of material from inside the nucleus to its outside, that is to the cytoplasm. हम लोग सेल के स्ट्रक्चर में देखे थे, सेल का स्ट्रक्चर जो था उसमें क्या था, सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट था और उसके बाहर में फ्लूइड लाइक सब्सटेंस था जिसे हम लोगों ने साइटोप्लाज्म का नाम दिया था। तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये क्या करता है, जो इसमें जो पोर्स मौजूद होता है, ये छोटा छोटा पोर्स मौजूद होता है, इसकी वजह से क्या होता है, वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच का ट्रांसफर को मेंटेन रखता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड। न्यूक्लियस के आउटसाइड में क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म। तो ये ट्रांसफर का देखता है कि वो किस चीज को आना है और किस चीज को नहीं आना है। अब इस जो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, उस फ्लूइड सब्सटेंस को न्यूक्लियोप्लाज्म नाम दिया गया। जैसे आप लोग देखिए, ये जो है न्यूक्लियोप्लाज्म, प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड, और फ्लूइड जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है उसे हम लोगों ने नाम दिया है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, न्यूक्लियोप्लाज्म इज ए फ्लूइड इनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसे हम लोग कैरियोलिम्फ के नाम से भी जाना जाता है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म इज फ्लूइड, और इस फ्लूइड में क्या है, ये धागा के जैसा स्ट्रक्चर, उसे क्रोमेटिन बोला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। न्यूक्लियोलस इज अ स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस भी है। न्यूक्लियोलस इज अ स्ट्रक्चर विच इज इम्बेडेड इन न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियोलस जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म में। जैसे न्यूक्लियस तो सेंटर है सेल का, और सेंटर में सेल के सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है, और न्यूक्लियस के सेंटर में या साइड में भी न्यूक्लियोलस पाया जाता है, जो कि उस न्यूक्लियोप्लाज्म में एम्बेडेड होता है। और ये जो न्यूक्लियोलस है वो वन भी हो सकता है, मोर देन वन भी हो सकता है। ये जो होता है न्यूक्लियोलस, वो किस चीज का बना हुआ होता है, कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए, प्रोटीन और आरएनए का बना हुआ होता है। राइबोसोम फॉर्मेशन टेक्स प्लेस हेयर, राइबोसोम का जो फॉर्मेशन होता है वो भी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर यानी न्यूक्लियोलस में ही होता है।
मे बी वन और मेनी इन नंबर पर न्यूक्लियस। जो अभी बताया मैंने कि न्यूक्लियोलस का जो नंबर होता है न्यूक्लियस में वो एक भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकता है नंबर में। और यहाँ पे मेन फंक्शन क्या है, यहाँ पे राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है, राइबोसोम का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये जो न्यूक्लियोलस है वो प्रोटीन एंड आरएनए का बना हुआ है। अब क्रोमेटिन जो न्यूक्लियोप्लाज्म में इम्बेडेड था थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसको क्रोमेटिन के नाम से जाना जाता है। क्रोमेटिन इज ए thin thread like structures embedded in nucleoplasm. Whenever the cell is about to divide, the chromatin material gets organized into chromosome. और जब भी सेल का डिवीजन होता है तो यही क्रोमेटिन जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम जो कि जीन ट्रांसफर, कैरेक्टर ट्रांसफर का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर देखते हैं क्रोमोसोम क्या है। और यहाँ पे टर्म आया सेल डिवीजन। सेल डिवीजन से क्या आप लोग समझते, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था सेल थ्योरी में कि सेल थ्योरी में जो रॉबर्ट ये वर्ड्स जो थे वो बताए थे कि सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल जो होता है अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनता है। तो वो कैसे बनता है, एक सेल डिवाइड करके दूसरे सेल का निर्माण करता है और उस डिवीजन में जो मदद करता है वो है क्रोमोसोम। अब देखते हैं कि क्रोमोसोम कैसा स्ट्रक्चर है। क्रोमोसोम जो होता है रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि विजिबल होगा तभी जब सेल डिवाइड के कंडीशन में हो। जैसे ये क्रोमेटिन है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि क्या हुआ, आपस में लिपटा हुआ है, बहुत सारा धागा जैसे उलझ जाता है। इमेजिन कीजिए जो बहुत सारा धागा उलझ के अपने आप को ये रख लेता है, उस तरह का ये क्रोमेटिन स्ट्रक्चर है। और यही क्रोमेटिन जब क्या होगा, जब सेल डिवीजन का टाइम आएगा तो ये धागा क्या होगा, अलग होकर इस तरह का स्ट्रक्चर बना देगा जिसको क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है, जो कि एक रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर की तरह दिखेगा। अब ये क्रोमोसोम क्या है देखते हैं। क्रोमोसोम्स जो होता है, क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। क्रोमोसोम जो है इंफॉर्मेशन को कैरी करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करने के लिए, किस फॉर्म में, तो डीएनए के फॉर्म में। जैसे हम लोगों ने बहुत सारी मूवी में देखा होगा कि किसी के फादर के बारे में पता करना है, मदर के बारे में, तो उसके डीएनए से पता चल जाता है कि इसका रियल फादर कौन है। तो वो डीएनए जो है यहाँ पे इसी से कैरेक्टर जो होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये एक न्यूक्लिक एसिड का टर्म है। अब ये देखते हैं कि ये ऐसा होता कैसे है। तो जैसे देखिए सेल का जो जनरली स्ट्रक्चर होता है इस टाइप का स्ट्रक्चर है, हम लोगों ने देखा था। ये सेल है और इस सेल के जो बीच में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है, जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। और इस न्यूक्लियस के अंदर जो है न्यूक्लियोलस है, और इस न्यूक्लियोलस के अंदर क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म जो फ्लूइड है, और यहाँ पे क्या है, साइटोप्लाज्म। और यहाँ पे न्यूक्लियर पोर्स होता है, इसी से क्या करता है, इस लिक्विड को यहाँ नहीं आने देता और इस लिक्विड को यहाँ नहीं आने देता। तो ये क्या करता है, यहाँ का जो पोर्स होता है दोनों के बीच के ट्रांसफर को रोकता है और मेंटेन रखता है, एक दीवार के जैसा काम करता है। ये न्यूक्लियर इन्वेलप के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्वेल्व किया हुआ है कि बाहर का सामान अंदर नहीं आए और अंदर का सामान बाहर नहीं आए। तो ये देखते हैं, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियोलस में हम लोग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसको क्रोमेटिड के नाम से जाना जाता है। अभी हम लोग वही देख रहे हैं कि क्रोमेटिड क्रोमोसोम में ट्रांसफर होता कैसे है। तो ये क्रोमेटिड है। तो फिर जब सेल डिवीजन होगा तो सेल डिवीजन के समय क्या होगा, ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट होगा। और हम लोग सेल डिवीजन का जो प्रोसेस है वो सेल डिवीजन वाले चैप्टर में देखेंगे कि कैसे होता है। अभी हम लोग को सिर्फ इतना ही जानना है कि क्रोमेटिड जो होता है सेल जब डिवाइड करने के फॉर्म में आता है तो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट हुआ तो क्रोमोसोम का फिगर इस तरह का कुछ दिखता है, देखिएगा
इस तरह का कुछ फिगर दिख रहा है। ये पूरा जो फिगर है ये क्या है, क्रोमोसोम का फिगर है, ठीक है। और इसके अंदर हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर, एक सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर है, देखिएगा दोनों तरफ, इधर से भी है और इधर से भी है। इसी सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर को हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर को, और ये कैसा डबल हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर है, इसी हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर को डीएनए के नाम से जाना जाता है। और इस डीएनए में जो लाइनिंग प्रेजेंट है, देखिएगा ये जो लाइनिंग प्रेजेंट है, इस लाइनिंग को क्या बोलते हैं, जीन। इस लाइनिंग को जीन के नाम से जाना जाता है। तो जीन जो हुआ, जैसे ये क्रोमोसोम हुआ सबसे बड़ा यूनिट जिससे कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है, और इसके अंदर डीएनए है, और डीएनए के अंदर भी एक जीन है, पतला सा लाइनिंग। तो जीन सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हुआ जो कैरेक्टर का ट्रांसफर करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। तो जीन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच ट्रांसफर द कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। तो ये देखिए ऐसा हुआ। और इसमें ये जो बीच में कंस्ट्रिक्शन है, मतलब बीच में जो झुकाव है, कैंची के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, तो ये बीच में जो ये झुकाव है और ये कंस्ट्रिक्टेड पार्ट है, इसी को सेंट्रोमेयर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये सेंटर में है और यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रिक्शन है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेंट्रोमेयर। और इसका जो टेल पार्ट है, नीचे का पार्ट, उसको टेलोमेयर के नाम से जाना जाता है। अब ये सेंट्रोमेयर और टेलोमेयर का क्या काम है, वो आगे वाले स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि ये क्या इसका रोल है यहाँ पर। ये आप लोग ध्यान से इसको देखिए। और ये जो दोनों, ये इसका जो ये इसमें चार ऐसा फोल्डिंग है ना, यहाँ पे एक फोल्डिंग, एक यहाँ पे फोल्डिंग, और एक यहाँ पे फोल्डिंग, और एक यहाँ पे फोल्डिंग। इसी फोल्डिंग को क्रोमेटिड के नाम से जाना जाता है, जो कि क्रोमेटिड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, और जो असेंबल होकर क्रोमोसोम का निर्माण किया आफ्टर द सेल डिवीजन। तो ये क्रोमेटिड है, और इसके बगल वाला क्रोमेटिड, दोनों क्रोमेटिड को हम लोग सिस्टर क्रोमेटिड बोलेंगे, क्योंकि ये आपस में जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ नहीं क्या है, मतलब साथ साथ है, तो इसको सिस्टर क्रोमेटिड। और इसके अपोजिट जो रहेगा वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हो जाएगा, वो आगे हम लोग देखते हैं। तो ये क्रोमेटिड है। अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। क्रोमोसोम है जो किस चीज का बना हुआ होता है, डीएनए का, वो तो हम लोग देखे, डीएनए जिसके अंदर का एक पार्ट था, और न्यूक्लियर प्रोटीन का। तो क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड न्यूक्लियर प्रोटीन। DNA molecules contain the information necessary for constructing and organizing cell. DNA मॉलिक्यूल जो होता है इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है, जो कि किसके लिए जरूरी है, सेल के ऑर्गेनाइजेशन के लिए या सेल के फॉर्मेशन के लिए। अब अभी हम लोग देखे थे कि डीएनए के अंदर जो लाइन वाला सेगमेंट था उसको जीन नाम से जानते हैं। तो फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन। और इन बीच और बायो का वैसा पार्ट जिसमें हम लोग जीन का स्टडी करते हैं उसको जेनेटिक्स कहते हैं, वो जेनेटिक्स है। तो यहाँ पे जीन्स है, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन्स। अब देखते हैं क्रोमोसोम का भी क्लासिफिकेशन हुआ है ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर। इस स्लाइड में देखिए, जो इसका रेस्ट्रिक्टेड पार्ट था इसी को सेंट्रोमेयर के नाम से जानते हैं, और इसी सेंट्रोमेयर के आधार पे कि सेंट्रोमेयर कहाँ प्रेजेंट है, कैसे प्रेजेंट है, इसी के आधार पे क्या हुआ है, क्रोमोसोम का डिवीजन हुआ है। अब इस क्रोमोसोम का डिवीजन कैसे हुआ है वो देखते हैं। ये on the position of centromere, chromosome is divided into 4 parts: metacentric, submetacentric, acrocentric and telocentric. अब how it is classified in 4 parts देखते हैं। मेटासेंट्रिक कैसे पार्ट को बोलेंगे, जैसे ये उसका हम लोग बोले थे कि फोल्डेड पार्ट्स है, जिसको क्या बोला गया, आर्म्स बोला गया है। ये फोल्डेड पार्ट है, 1 2 3 4 सारे में फोल्डेड पार्ट है, इसको आर्म्स बोला गया है। तो मेटासेंट्रिक जो पार्ट होगा क्रोमोसोम का, उसमें क्या होगा कि चारों आर्म्स जो होगा इक्वल लेंथ का होगा, मतलब ये एक आर्म हुआ और ये एक आर्म हुआ, तो चारों आर्म जो है इक्वल लेंथ का होगा। और यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग सब मेटासेंट्रिक में, उसमें जो होता है थोड़ा सा अनइक्वल होता है आर्म्स, कुछ बड़ा और कुछ छोटा। लेकिन एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, एक आर्म बहुत ज्यादा बड़ा और एक आर्म बहुत ज्यादा छोटा, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को।
और ये सेंट्रोमियर में क्या होगा कि ऊपर का आर्म तो हमको दिखेगा ही नहीं, ये सिर्फ नीचे का आर्म दिखेगा। तो इसमें सेंट्रोमियर का पोजीशन क्या है, मेन तो इसमें पोजीशन के आधार पे बांटा गया। ये तो आर्म्स देख लिए कैसा कैसा, किसमें कैसा कैसा कंस्ट्रक्शन है आर्म्स का। अब देखते हैं कि इसमें सेंट्रोमियर जो होगा सेंटर पे होगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक का मतलब हुआ कि जो सेंट्रोमियर होगा वो बीच में होगा, जिसकी वजह से दोनों आर्म्स का जो लेंथ होगा वो इक्वल हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, सेंट्रोमियर थोड़ा सा सेंटर से डेविएट कर जाएगा, जिसके वजह से इक्वल जो होगा आर्म्स जो होगा अनइक्वल होगा। इसको सब मेटासेंट्रिक बोलेंगे। एक्रोसेंट्रिक में क्या होगा, एक आर्म्स लंबा एक आर्म छोटा, तो इसमें सेंटर से थोड़ा ऊपर में, जैसे सेंटर इसका यहाँ होना चाहिए लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ आ जाता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्रोसेंट्रिक। और टेलोसेंट्रिक, टेल से हम लोग देख रहे हैं कि इसमें सेंट्रोमियर जो होगा इंड ऑफ क्रोमोजोम, क्रोमोजोम के इंड में प्रेजेंट होगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टेलोसेंट्रिक। और ये चारों पार्ट जो है क्रोमोजोम को क्लासिफाइड किया गया है ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। हम लोग इतना देखे कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो था सबसे बड़ा पार्ट था किसका, सेल का। और न्यूक्लियस के अंदर का हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा कि न्यूक्लियस के अंदर क्या था, न्यूक्लियोलस था। और न्यूक्लियोलस के अंदर क्या था, न्यूक्लियोप्लाज्म था जो कि फ्लूइड सब्सटेंस था। और न्यूक्लियर को जो मेम्ब्रेन कवर करता है उस मेम्ब्रेन का नाम दिया गया था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या उसको न्यूक्लियर इन्वेलप के नाम से भी जाना जाता है। और वो न्यूक्लियर इन्वेलप में बहुत सारे छिद्र थे, और उस छिद्र से क्या हो रहा था, उस पोर से क्या हो रहा था, जिसको न्यूक्लियर पोर्स के नाम से जाना जाता है, उस पोर से क्या हो रहा था कि बाहर के सब्सटेंस को अंदर के सब्सटेंस से मिलने नहीं दिया जा रहा था, या ट्रांसफर करने में भी मदद कर रहा था। तो अब और उस न्यूक्लियोप्लाज्म में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था जिसका नाम था क्रोमेटिड। और वही क्रोमेटिड आफ्टर सेल डिवीजन क्या कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम में, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज में, जेनेटिक ट्रांसफर में। अब हम लोग देखते हैं कि ये न्यूक्लियस का सिग्निफिकेंस क्या है। तो न्यूक्लियस क्या है, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, क्योंकि वो बीच में प्रेजेंट है और सारे जो सेल के फंक्शन है, सेल का जो भी फंक्शन है उसको ये कंट्रोल करता है। जैसे हमारे शरीर का जो फंक्शन है उसको कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन, उसी तरह सेल के जो फंक्शन को कंट्रोल करता है वो है न्यूक्लियस। ये और किस चीज में हेल्प करता है, हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ राइबोसोम, ये राइबोसोम के मूवमेंट में भी मदद करता है, किससे, तो न्यूक्लियर पोर्स से। अभी बताया ना मैंने कि न्यूक्लियर पोर्स जो है उससे क्या होता है, आने जाने में मदद करता है और किस चीज को रोकने में भी मदद करता है। तो ये क्या है, मूवमेंट ऑफ राइबोसोम थ्रू न्यूक्लियर पोर्स बिटवीन न्यूक्लियोलस एंड साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और साइटोप्लाज्म के बीच में न्यूक्लियर पोर्स की मदद से राइबोसोम का मूवमेंट होता है। और राइबोसोम का जो फॉर्मेशन हो रहा था वो कहाँ हो रहा था, न्यूक्लियोलस में हो रहा था। तो यहाँ पे राइबोसोम बन गया। अब सेल के सारे पार्ट्स को ये राइबोसोम का जरूरत होगा, तो उसके लिए क्या करना होगा, न्यूक्लियोलस से राइबोसोम का जो ट्रांसफर होना होगा वो साइटोप्लाज्म में होगा, ताकि सारा जो सेल का फंक्शन है वो अच्छे से हो पाए, इसलिए मूवमेंट का काम करता है। फिर एक पॉइंट क्या है, किसमें मदद करता है, सेलुलर रिप्रोडक्शन। तो क्रोमोसोम जो होता है न्यूक्लियस में प्रेजेंट वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तो सेलुलर रिप्रोडक्शन में भी मदद किया। फिर जीन्स प्रेजेंट इनसाइड क्रोमोसोम डिसाइड्स द हेरिडिटरी कैरेक्टर, जीन्स जो क्रोमोसोम के अंदर होता है वो भी क्या डिसाइड करने में मदद करता है कि हेरिडिटरी कैरेक्टर कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होगा। ये हेरिडिटरी कैरेक्टर बार बार आ रहा है, इस हेरिडिटरी कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ, जैसे माता पिता से बच्चों में जो भी गुण वो कैरी करता है वो गुण को हेरिडिटरी कैरेक्टर कहते हैं। जैसे बालों का रंग हुआ, आंख का रंग हुआ, उसकी लंबाई, उसकी उसका जो कलर हुआ, सारा जो कैरेक्टर है वो ट्रांसफर होता है माता पिता से बच्चों में, दैट उस कैरेक्टर को ही हेरिडिटरी कैरेक्टर कहते हैं।
और क्या न्यूक्लियस को बोला गया है, न्यूक्लियस को भी कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ, जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है उसके नंबर पे और उसके स्ट्रक्चर पे भी हम लोग उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। वो देखते हैं कैसे, जैसे न्यूक्लियस में अगर अगर किसी सेल में न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट हो, उस सेल को क्या बोलेंगे, ए न्यूक्लिएट। तो जैसे मैच्योर आरबीसी में हम लोगों ने देखा था कि मैच्योर आरबीसी में जो होता है न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, तो वहां पे क्या होगा, सेल विदाउट न्यूक्लियस, उसको ए न्यूक्लिएट बोलेंगे। ऐसे भी ए का मतलब जहां भी ए आगे में लगा हुआ रहे उसका मतलब होता है नो। तो जहां न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं हो उस सेल को क्या बोलेंगे, ए न्यूक्लिएट सेल। और जिसमें जो होगा एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा उसको यूनिन्यूक्लिएट बोलते हैं। और ज्यादातर जो सेल हमारे शरीर में प्रेजेंट है उसको यूनिन्यूक्लिएट ही बोला जाता है। अब देखते हैं मल्टी न्यूक्लिएट किसे बोलते हैं। तो सेल्स विथ मेनी न्यूक्लियाई, जिसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट हो उसको मल्टी न्यूक्लिएट बोलते हैं। ये हम लोग को देखने को मिलेगा स्केलेटल मसल और फाइबर सेल्स में मिलेगा। जो स्केलेटल मसल जो मूवमेंट में मदद करता है वहां पे ये मसल फाइबर में प्रेजेंट होता है, सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस को जो होता है वो दो भाग में बांटा है उसके स्ट्रक्चर पे, कि उसका स्ट्रक्चर इसमें कैसा होगा और इसमें कैसा होगा, उसके आधार पे इसको दो भाग में बांटा गया, एक प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस और एक यूकैरियोटिक सेल। सॉरी, न्यूक्लियस नहीं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में कैसा न्यूक्लियस होगा और यूकैरियोटिक सेल में कैसा न्यूक्लियस होगा वो देखते हैं। प्रो का मतलब हुआ प्रिमिटिव और यू का मतलब हुआ ट्रू। तो वैसा जो मतलब वैसा सेल जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाएगा उसको प्रोकैरियोटिक सेल बोलेंगे, और वैसा सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाएगा उसको यूकैरियोटिक सेल बोलेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल में कैसा न्यूक्लियस होता है, इसमें नो डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पे कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, मतलब आउटर कवरिंग इसमें नहीं होगा। और नो डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, यहाँ पे कोई डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं होगा, न्यूक्लियस होगा लेकिन वो सही न्यूक्लियस नहीं होगा। मेनी सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, और यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो होंगे एब्सेंट होंगे, और जो सेल ऑर्गेनेल्स होंगे भी उसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होगा, वो बिखरा हुआ होगा। अनडिफाइंड रीजन विथ न्यूक्लिक एसिड, इसमें जो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगा उसको क्या नाम से जानते हैं, न्यूक्लियोइड के नाम से जाना जाता है। और ये किसमें प्रेजेंट होता है, ये ज्यादातर बैक्टीरिया, वायरस और ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, ये सब में प्रेजेंट होता है। और इसका जो साइज होता है 1 से 10 यूएम और जनरली बहुत स्मॉल होता है। इसको बोल सकते हैं ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के नाम से भी जान सकते हैं। अब 1 से 10 यूएम का मतलब क्या हुआ, एक यूएम में 10 टू पावर -6 मीटर, तो सोच लीजिए कितना छोटा हुआ ये सेल। और इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो हम लोग जानते हैं कि अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया इंपॉर्टेंट पॉइंट में कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन है, तो पीपीएलओ, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। जो प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है वो सबसे छोटा सेल है जो धरती पे प्रेजेंट है। और सबसे बड़ा सेल कौन है, ऑस्ट्रिच का एग जो है वो सबसे बड़ा सेल होता है। तो इस सेल का साइज कितना है, 0.1 यूएम। और इसमें जो एग्जाम्पल है सारे बैक्टीरिया हो गए प्रोकैरियोटिक सेल में, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए, माइकोप्लाज्मा हो गया और पीपीएलओ हो गया। अब इस बैक्टीरिया का फिगर देखते हैं कि इसमें कैसा जो होता है सेल पाया जाता है और कैसा न्यूक्लियस है। देखिए ये जो इसका मतलब स्ट्रक्चर नहीं है न्यूक्लियस का, कोई डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन एक मतलब डीप स्ट्रक्चर, इसी को इसने नाम दे दिया गया न्यूक्लियोइड, जहाँ पे न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। और बाहर से सेल वॉल लगा हुआ होगा जो सेल का कवरिंग करता है प्लांट सेल में, वही सेल वॉल है। और इसके अंदर में एक सेल मेम्ब्रेन है और बहुत सारा राइबोसोम प्रेजेंट है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। और इसमें जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा वो सिंगल होगा, सिंगल इन नंबर। ये हो गया प्रोकैरियोटिक का
ये सिग्निफिकेंस की कैसा कैसा इसमें क्या क्या चीज प्रेजेंट होता है। अब यूकैरियोटिक देखते हैं जो कि जिसमें ट्रू न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, जो भी हम लोगों ने अभी पढ़ा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड होगा, डिस्टिंक्ट कुछ न्यूक्लियस सही का होगा, और सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होगा, और वो सेल ऑर्गेनेल्स जो होगा मेम्ब्रेन से कवर्ड भी होगा। रीजन बॉन्डेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो रीजन होगा वो डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ होगा। वो हम लोगों ने अभी देखा, जो हम लोगों ने पढ़ा इस चैप्टर में न्यूक्लियस के बारे में, वो यूकैरियोटिक के बारे में ही पढ़ा। और इसका जो साइज होगा बहुत बड़ा होता है, 5 से 100 यूएम के बराबर होता है। और ये जो है मोस्ट प्लांट और एनिमल सेल में, सारे प्लांट एनिमल सेल और फंगाई में भी प्रेजेंट होता है। और इसमें क्रोमोजोम होता है जो मोर देन 1 होता है। इसका जो होता है, यही क्रोमोजोम तो मदद करता है जेनेटिक ट्रांसफर में। तो ये आज हम लोगों ने न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, उसके अंदर के कंपोनेंट्स, इसके बारे में हम लोगों ने देखा कि न्यूक्लियस होता क्या है, और ये न्यूक्लियस कैसे फंक्शन करता है सेल के अंदर, और न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसने किया, और न्यूक्लियस के सारे कंपोनेंट्स के बारे में हम लोगों ने देखा। ये था सेल ऑर्गेनेल्स का थर्ड पार्ट, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बाद, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट सेल ऑर्गेनेल्स का। ये इसके बाद हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स के और जो सेल ऑर्गेनेल्स है उसके बारे में देखेंगे क्या क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।